हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव सौ कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत अलग होने वाला है, हाईवे से रिलेटेड ही रहेगा, बट ऐसा टॉपिक है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और अगर सोचा होगा तो इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो हमारे एयरप्लेन्स रहते हैं वो कहां से उड़ान भरते हैं, तो आप बोलेंगे एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट में क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट में ऐसे रनवे बने रहते हैं जहां से वो स्पीड को अचीव कर सकते हैं जिससे वो प्लेन ऊपर उड़ सके। वहीं अगर आपसे पूछूं कि फाइटर जेट्स जो हमारे लड़ाकू विमान रहते हैं वो कहां से उड़ान भरते हैं, तो उनके लिए भी अपना एयर बेस रहता है, वहां पे भी रनवे रहता है और वहां से ही वो स्पीड अचीव करके उड़ान भर सकते हैं। तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है? दोनों में ही कॉमन ये है कि एक रनवे है, वही केपेबल है उस फाइटर प्लेन को ऊपर उड़ाने के लिए। अगर मैं बोलूं कि उस रनवे में मैं कार लेकर जाऊं, कार को हवा में उड़ाऊं, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। बट अगर मैं कहूं कि आप फाइटर जेट को एक्सप्रेसवे पर लेके आइए और वहां से लैंडिंग करवा सकते हैं, आप वहां से उड़ान भर सकते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम फाइटर जेट्स को हमारे एक्सप्रेसवे से, जिसमें हम कार चलाते हैं, वहां से आप लैंडिंग करवा सकते हैं, उन्हें उड़ान भरवा सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? क्या क्या कंसीडरेशन हमें ध्यान रखना चाहिए? इसके टेक्निकल डाटा की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे देश के डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसके टेक्निकल डाटा मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट हम ये जानेंगे कि क्या क्या हमें बेसिक कंसीडरेशन ध्यान रखनी चाहिए, तो क्यों इस तरीके के एक्सप्रेसवे डिजाइन किए जा रहे हैं जहां पे हमारे फाइटर जेट्स लैंड कर सके। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो टॉप लेवल के हमारे फाइटर जेट्स है, सुखोई 30 MKI और हमारा सबसे लेटेस्ट डैसॉल्ट रफाल, अगर दोनों में ही मैं बात करूं कि इन्हें लैंडिंग के लिए कितने रनवे की जरूरत पड़ती है, कितने जगह की जरूरत पड़ती है, कितने लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सुखोई 30 MKI है, साथ ही साथ डैसॉल्ट रफाल है, उन्हें मिनिमम 3000 फीट से लेकर 4000 फीट तक की लेंथ चाहिए रहती है। जैसे कि अगर मैं मीटर में बोलूं तो 914 से लेकर हमारा 1219 मीटर तक की लेंथ उनको चाहिए रहती है रनवे की। तो क्या हम यहाँ पे एक्सप्रेसवे में एक सीधा रनवे अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट आगे की कंसीडरेशन है जो हमें ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे हमारा आ जाता है स्ट्रेंथ, क्योंकि जो हमारा एक टिपिकल कार होता है उसका वजन 1000 किलो से लेकर 2000 किलो, मतलब 1 टन से 2 टन के बीच होता है। वहीं अगर मैं हमारे इस छोटे से दिखने वाले फाइटर जेट की बात करूं तो इसका वजन लगभग 18 से 20 टन का होता है, मतलब कि एक हमारे भरे हुए ट्रक से भी ज्यादा या उसके बराबर का इसका वजन होता है। तो क्या हमारा जो पेवमेंट है, चाहे वो रिजिड पेवमेंट हो या फ्लेक्सिबल पेवमेंट, क्या वो केपेबल है इतने स्पीड में आ रहे वजन को झेलने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम रिजिड पेवमेंट यूज कर रहे हैं तो हमारे जो डाउल बार्स यूज होने वाले हैं उसको स्पेशल टेक्निक से लगाया जाता है जिससे ये स्ट्रेंथ अचीव कर सके। साथ ही साथ में एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी रहती है कि अगर हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट हमें प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो हमारा फाइटर जेट है अगर हम रनवे की IRC में पढ़ेंगे तो उसे एस्फॉल्ट की जरूरत रहती है, एस्फॉल्ट पे ही वो उतर सकता है। बट एज अ बेस हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए नीचे रिजिड पेवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लियरिंग ऑब्स्टिकल्स के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने IRC के बारे में जाना था, IRC के 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। एक में हमने मेन IRCs के बारे में बात किया था, एक में हमने मिसलेनियस IRCs के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि हमारा जो रोड है सिर्फ पेमेंट से नहीं बनता, इसमें और भी चीजें रहती है, जैसे कि हमारे क्रैश बैरियर्स रहते हैं, हमारे किलोमीटर स्टोन्स रहते हैं, इसके बाद में हमारे रोड के साइनेज रहते हैं, मार्किंग्स रहते हैं। तो इतनी सारी चीजें रहती है जो कि हमारे फाइटर जेट के लिए एक ऑब्स्टिकल का काम करेगा। उसके रहते हुए हो सकता है कि दुर्घटना होने के चांसेस रहे, तो हमें एक ऐसा स्पेस चाहिए जहां पे ये सारे ऑब्स्टिकल्स ना हो और उसे हम अच्छी तरीके से हटा दें, क्लियर कर दे, और किसी भी तरीके के पेडेस्ट्रियंस या कमर्शियल व्हीकल वहां पे मौजूद ना हो। बिल्कुल खाली एक्सप्रेसवे रहेगा, तभी हमारे लिए ये सेफली पॉसिबल है कि यहां पे हम फाइटर जेट लैंड करवा सके। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमारे पास एयर बेसिस है तो उसको छोड़कर हम रोड पे उतारने का क्यों सोच रहे हैं, क्या हमें जरूरत पड़ गई? तो मैं आपको एक सिनारियो बताना चाहूंगा। जो हमारा देश है वो 2 हॉस्टाइल कंट्रीज से घिरा हुआ है, एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है चाइना। अगर दोनों से ये कभी वॉर छिड़ती है तो सबसे पहले कोई भी मिलिट्री जोन में अगर अटैक किया जाता है तो एयर बेसिस में अटैक किया जाता है। अगर हमारे एयर बेस तबाह हो गए तो वहां से हमारे फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पाएंगे, हमारा एडवांटेज वहां पे कम हो जाएगा। बट अगर हम अपने एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं हर जगह
उसको ही इतना केपेबल बना दे कि वहां पे हम फाइटर जेट उतार सके, लैंड कर सके, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट हो जाता है कि हमारे पास एयर बेस भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं, कहीं से भी उतार सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो आपके लिए फ्री है, बट इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाने के लिए। नेक्स्ट अब जान लेते हैं लाइटिंग एंड मार्किंग्स के बारे में। जो हमारे रोड के मार्किंग्स रहते हैं वो अलग रहते हैं। सिंगल लाइन मार्किंग का मतलब अलग रहता है, डबल रोड मार्किंग, ब्रोकन लाइन मार्किंग के मतलब अलग होते हैं। बट अगर मैं प्लेन की या एविएशन सेक्टर के मार्किंग्स की बात करूं तो उनका मतलब अलग रहता है, तो हमें ऐसे मार्किंग्स भी वहां पे प्रोवाइड करने रहते हैं जिससे कि हमारा जो फाइटर प्लेन का पायलट है उसको सही सिग्नल प्रोवाइड हो कि उसको यहां पे किस स्पीड में कहां पे उतारना है, कहां पे लैंड करना है, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में फाइटर प्लेन लैंड करवा सके। हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन हम बना सकते हैं, क्योंकि पूरा सेक्शन ऐसा अगर हम बनाने लगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो हम बीच बीच में कुछ ऐसे सेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे हम फाइटर प्लेन्स को लैंड करवा सके और उनकी मार्किंग्स फाइटर प्लेन्स या एविएशन सेक्टर्स के अकॉर्डिंग रहे। तो मार्किंग्स भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा पेवमेंट है। साथ ही साथ में मार्किंग के साथ में लाइट्स का भी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रोड स्टड्स जो हमें रात में ड्राइविंग के टाइम पे मदद करते हैं हमारे लेन में रखने के लिए या लेन से बाहर जाने से बचाने के लिए। ठीक उसी तरह रनवे में रात के टाइम में पायलट को गाइड करने के लिए लाइटिंग्स का भी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रनवे की लाइटिंग्स कैसी होती है, क्या क्या डिजाइन में और किस कंसिडरेशंस में लगती हैं, तो वो कंसिडरेशन भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं क्या क्या मार्किंग्स रहते हैं कॉमनली, तो वो रहता है, एक हमारा थ्रेशोल्ड मार्किंग्स रहती हैं, उसके बाद हमारी सेंटर लाइन मार्किंग्स रहती है जहां पे हमारा सेंटर पार्ट रहता है वो हमारी सेंटर लाइन मार्किंग में आ जाता है। साथ ही साथ में हमारी नेक्स्ट आती है रनवे की एज मार्किंग, कहां पे एजेस हैं वहां पे भी हमें लाइटिंग और मार्किंग प्रोवाइड करना रहता है, ल्यूमिनस लाइटिंग प्रोवाइड करना रहता है, ल्यूमिनस मार्किंग प्रोवाइड करना रहता है, ताकि रात को एडिक्वेट लाइटिंग प्रोवाइडेड रहे किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेस के बिना भी, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में वहां से आप लैंड और टेक ऑफ कर सके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में। तो इमरजेंसी सर्विसेज में क्या रहता है? इमरजेंसी सर्विसेज में अगर मैं बताऊं जो कॉमनली यूज होता है, एक रहता है हमारा हेल्थ सर्विसेज, सेकंड आता है हमारा फायर सर्विसेज, थर्ड आता है हमारी पुलिस फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस। ये तीनों का वहां पे एडुकेटली हर टाइम पे मौजूद होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी कुछ कुछ फैक्टर्स है। अगर जहां पे हमारा लैंडिंग जोन है वहां पे किसी ने अगर शैतानी करी या किसी भी तरीके का टेररिस्ट वर्क हो गया तो वहां पे बहुत ज्यादा हैजर्डस होगा लैंड कर पाना, या फिर हो सकता है अगर वहां पे हमने एक क्लोज सेक्शन नहीं बनाया और वहां से हमने गाड़ी क्लियर नहीं करवाई, कमर्शियल गाड़ियां, तो वहां पे लैंड कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो पुलिस फोर्सेस और आर्म फोर्सेस का काम आता है। और बाई चांस किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो फायर फाइटर्स और हेल्थ सर्विसेज का भी यहाँ पे काम आता है। तो इन इमरजेंसी सर्विसेज जो कि है हमारी फाइटर सर्विसेज, जो कि है हमारी फायर फाइटर सर्विसेज, दूसरी है हमारी हेल्थ सर्विसेज, थर्ड है हमारी आर्म फोर्सेस, तो इनका भी होना यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसी भी तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन में सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्यूलिंग प्रोवाइड करना, ये सब भी इनके जिम्मे में आ जाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हमारे सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में। सिक्योरिटी मेजर्स से मेरा मतलब है कि जैसे कि अगर हमारे जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं वो एक्सेस कंट्रोल्ड बन रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि वहां पे आपको पर्टिकुलर पॉइंट से ही आप एग्जिट कर सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट से ही आप एंट्री कर सकते हैं, आप कहीं से भी गाड़ी चढ़ा या उतार नहीं सकते। ठीक उसी तरह अगर हम वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन में है या नॉर्मल प्रैक्टिस सॉर्टी भी कर रहे हैं तो वहां पे उस सेक्शन को जहां पे हमें लैंड करवाना है उसे एक्सेस कंट्रोल बनवाना पड़ेगा। मतलब कि वहां पे किसी भी तरीके के पेडेस्ट्रियंस, कमर्शियल गाड़ियां या फिर हमारी जो कॉमन पर्सनल गाड़ियां हैं वो सब भी आना अलाउड बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक क्लियर पाथवे चाहिए। किसी भी तरीके का अगर एलिवेटेड रोड मार्किंग या साइनेज है तो उसको भी हटवाना पड़ेगा। तो ये सारे मेजर्स हमारे एक्सेस कंट्रोल में आ जाते हैं। साथ ही साथ में जो हमारे पायलट के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं जो हमारे ग्राउंड के फोर्सेस रहते हैं और साथ में जो हमारा फाइटर प्लेन रहता है, दोनों के बीच में लिंक बना के जो बात होती है वो होती है एटीसी के जरिए, जिसका मतलब रहता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। दोनों के बीच में गाइडेंस एंड नेविगेशन और नीचे होने वाली स्थिति और किसी भी तरीके कमांड या ऑर्डर प्रोवाइड करने का काम हमारी एटीसी करती है। तो एटीसी से लिंक बना के रखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम उस सेक्शन पे एक पर्टिकुलर एटीसी नहीं बना सकते। यूजुअली जो हमारे एटीसीज रहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरपोर्ट पे मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ में हमारे एयर बेसिस पे मौजूद रहते हैं, तो उनसे डायरेक्ट लिंक बनाकर रखना भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस के बारे में। अब मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? रेगुलर मेंटेनेंस कॉमन सेंस से हमको पता है कि अगर जहां पे हमारा इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमने डिजाइन करके रखा हुआ
हुआ है उसका अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल रोड्स रहते हैं, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, आप सभी को पता है कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस है जो काफी ज्यादा खस्ते हालत में रहते हैं, जहां पे हमें पॉट होल्स साथ ही साथ में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। बट क्या हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं एक्सप्रेसवे में? बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जहां पे भी हम ऐसा सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं जहां पे फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ होना है, वहां पे क्या हम ये चीज अफोर्ड कर सकते? बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहां पे हमें उसका रेगुलर मेंटेनेंस, किसी भी तरीके का डैमेज या फिर रोड पे हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट रटिंग देखने को मिल रही है या वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है, तो टाइम रहते उसे ठीक करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कब आ जाएगी हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ में जो हमारी रोड मार्किंग है और उसके साथ में जो हमारी रनवे की लाइटिंग है, जो कि रात में हेल्प करती है फाइटर को गाइड करने के लिए कि हमें कहां पे लैंड करना है, तो वो सबका भी ऑल टाइम वर्क करते रहना इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेगुलर इंस्पेक्शंस में आ जाती है। तो ये इतनी सारी चीज़ें कंसिडरेशन हमें ध्यान में रखने के बाद हम रोड पे फाइटर प्लेन उतार सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है और काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब यमुना एक्सप्रेस वे का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो वहां पे फाइटर प्लेन वहां से लैंड और टेक ऑफ किया गया था। आजकल हम एक्सप्रेसवे इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि वहां पे एक ऐसा सेक्शन हम जरूर प्रोवाइड करते हैं जहां पे फाइटर प्लेन का उतर पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या सिर्फ ये इंडिया में हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है। अगर मैं यूएसए और रशिया की बात करूं तो वो जो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बना रहे, जो नए एक्सप्रेसवेज बना रहे, तो उस पे वो हर कुछ दूर पे एक ऐसा सेक्शन जरूर प्रोवाइड कर रहे जहां पे हम फाइटर प्लेन उतार सके। वो हो सकता है हर 100 से 200 किलोमीटर के बाद एक ऐसा सेक्शन हो जहां पे हम फाइटर प्लेन उतार सके। तो ठीक वही मॉडल हम अपने इंडिया में भी लेकर आ रहे हैं, वही एक्सप्रेसवे को हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि इमरजेंसी या वॉर की सिचुएशन में हम इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं वो आपके लिए तो फ्री है, बट हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो उसे नीचे कमेंट करिए और उस पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं बस कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।